माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को सारा देश एक राजनीतिज्ञ के रूप में जानता है। वो एक ऐसे स्वप्नदृष्टा मनीषी थे जिन्होंने इस देश को नव स्वरूप देने का प्राणपण से प्रयास किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक बार मेरी उनसे भेंट हुई, लेकिन वो भेंट राजनीति के मंच पर नहीं हुई। अटल जी जितने बड़े राजनीतिज्ञ थे उतने ही श्रेष्ठ रचनाधर्मी भी थे, कवि भी थे। मेरा वो पहली बार दिल्ली जाना था। दिल्ली में फिक्की सभागार में ये कार्यक्रम हुआ था। आदरणीय गोविंद व्यास जी उसका संचालन कर रहे थे और जैसे कवियों को बैठाला जाता है तो इसे मैं संयोग मानूंगा कि वो जो कवियों की अर्धचंद्र रेखाकार पंक्ति बनती थी उसमें अटल जी मेरे पार्श्व में बैठे थे। हम सब लोग कवि सम्मेलन के प्रारंभ होने के समय सरस्वती वंदना का कार्यक्रम हो रहा था, उसकी तरफ मुखातिब थे। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है कि जो संस्था रचना को आयोजित करती है, गोष्ठी को, कवि गोष्ठी को, सम्मेलन को आयोजित करती है, वो अपनी वार्षिकी के रूप में, स्मारिका के रूप में सभी प्रतिभागी रचनाकारों की रचनाएं मंगवाती है। तो हम सबको उस कविता, उस रचना की, उस पत्रिका की एक एक प्रति दी गई। अटल जी, जैसा मैंने बताया, मेरे पार्श्व में बैठे हुए थे। पत्रिका को पलट करके उन्होंने देखना शुरू किया। एक जगह पर उनकी दृष्टि रुकी क्योंकि वहाँ पर मेरा चित्र था, मेरी कविता थी। उन दिनों मेरी कविता में सामान्यतः तत्कालीन राजनीति के प्रति आक्रोश का स्वर हुआ करता था। और यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य है कि उस समय अटल जी विपक्ष के राजनेता थे और संसद में विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके शायद नेता थे, बड़े नेता थे। बड़े नेता तो थे ही पार्टी के, लेकिन संसद में विपक्ष के नेता थे। तो सरकार की या राज्य शासन की या व्यवस्था की आलोचना के साथ जैसे कहीं ना कहीं उनका अंतः स्वर भी मिलता था। तो मैं ये बता रहा था कि मेरी रचना को देखकर वो थोड़ा सा रुके, मेरी तरफ मुखातिब हुए, मेरी तरफ देखा, कहा आप तो राजनीति के ऊपर बहुत सशक्त आक्रोशमयी टिप्पणी करते हैं। उनके शब्द थे ये कि बड़ी सशक्त और आक्रोशमयी टिप्पणी करते हैं। इसके बाद फिर उन्होंने देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो नीचे लिखा हुआ था मेरे शहर का नाम। और तब अटल जी का जो विनोदी स्वभाव था वो प्रकट हुआ। मुस्कुराते हुए बोले, आप फर्रुखाबाद से आ रहे हैं? मैंने कहा जी। कहा फर्रुखाबाद तो अपराध बहुल प्रदेश है। अपने ढंग में जिस तरह से वो बोलते थे, फर्रुखाबाद तो अपराध बहुल प्रदेश है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे क्षेत्र में रहकर आप साहित्य साधना कर पा रहे हैं और बड़े ढंग से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। मुस्कुराहट के साथ बात समाप्त हो गई। कवि सम्मेलन आगे बढ़ा। क्योंकि मैं आयु में छोटा था, इसलिए कवि सम्मेलन में अपेक्षाकृत शीघ्रता के साथ मुझे बुलाया गया। अटल जी से पहले मैंने कविता पढ़ी। तो मैंने कहा कि मैं जीवन भर जिस व्यक्ति को एक आदर्श व्याख्याता के रूप में, आदर्श वक्ता के रूप में देखता रहा हूँ, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसके प्रतिपार्श्व में बैठने का अवसर मिला है। आज उनके कवि रूप से परिचित होऊंगा, उनकी कविताएं भी सुनूंगा। लेकिन हाँ, एक बात पर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे शहर को लेकर के एक विनोदी टिप्पणी की है। मुझे इस बात को कहने में किसी भी तरह की लज्जा का अनुभव नहीं है कि मैं फर्रुखाबाद से आ रहा हूँ। और फर्रुखाबाद के संदर्भ में मैं बड़ी विनम्रता से राजधानी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह क्षेत्र है जो प्राचीन काल में पांचाल प्रदेश रहा है। भारतवर्ष की राजनीति की धुरी इस क्षेत्र के आसपास घूमती रही है। द्रौपदी हमारे यहाँ की कन्या थी। और जहाँ तक आज का सवाल है तो महिषी महादेवी वर्मा के नाम से कौन सुपरिचित है। ये फर्रुखाबाद को राष्ट्रीय क्षितिज से उठा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने का काम महिषी महादेवी वर्मा ने किया है। हाँ, मैं उस फर्रुखाबाद से आ रहा हूँ। लेकिन अटल जी ने उसके एक दूसरे पक्ष की तरफ विनोदपूर्ण मुद्रा में संकेत किया
कि फर्रुखाबाद अपराध बहुल क्षेत्र है। ये भी एक सच्चाई है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप एक अपराध बहुल क्षेत्र में रहकर कविता की साधना कर पा रहे हैं, साहित्य की साधना कर पा रहे हैं, ये प्रसन्नता की बात है। मैं आपको बधाई देता हूँ। यहाँ पर मैं प्रति टिप्पणी करना चाहूँगा उनके प्रति संपूर्ण सम्मान के साथ। मैं फर्रुखाबाद में रह कर के साहित्य साधना कर पा रहा हूँ, ये प्रसन्नता की बात है। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि संसद जैसे अपराध बहुल क्षेत्र में रहकर अटल जी अपने भीतर के कवि को बचाए हुए हैं और राजनीति के इस करदम में भी कमल की तरह खिले हुए हैं। ये प्रसन्नता की भी बात है, गर्व की भी बात है। मुझे आज भी याद है कि सारा सभागार तालियों से गूंजा था और अटल जी ने भी मुग्ध होकर के तालियां बजाई थी। ये पहली घटना है जो मेरे चित्त में आज तक अंकित है। 8 जनवरी थी शायद उस दिन, और सन 1989 या 79, मतलब दूसरे तीसरे दशक की बात थी, जब अटल जी विपक्षी दल के नेता थे। यहाँ पर ये बात मैं कहना चाहूँगा उनके व्यक्तित्व के बारे में कि जब कार्यक्रम समाप्त हो गया और हम लोग अपनी अपनी चाय लेकर के खड़े थे, तो ये अटल जी का वात्सल्य था कि वो अपनी चाय का कप लेकर के मेरे पास आ गए और मुझसे बातें करने लगे, बड़ी ही आत्मीयता के साथ बातें करने लगे। मुझे भी बड़ी हिम्मत मिली उनके उस वात्सल्य में व्यवहार से, और मैंने कहा कि आज आपने जिस कविता को सुनाया है उसने बड़ी गहराई से मेरे हृदय को छुआ है। वो कविता सामान्य कविता से अलग हट करके थी, छंदोबद्ध नहीं थी, नई कविता की विधा में लिखी हुई कविता थी। जहाँ तक मुझे याद है उसमें कुछ इस तरह की बात थी, मैं दूर का देख सकता हूँ, अटल जी की कविता है, मुझे दूर का दिखाई पड़ता है, मैं दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं हथेली की रेखाएं नहीं पढ़ पाता। और ध्यान रखिएगा कि 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन है, 16 अगस्त को उनकी अवसान तिथि है, 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन है। वो अपनी कविता में कहते हैं, मुझे दूर का दिखाई देता है, मैं दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ लेता हूँ, लेकिन मुझे हथेली की रेखाओं को पढ़ना नहीं आता। हर 25 दिसंबर को मैं अपने आप से जमाने से, हर 25 दिसंबर को मैं जीवन की एक सीढ़ी पर चढ़ता हूँ और दुनिया से कम अपने आप से ज़्यादा लड़ता हूँ। एक छोटी सी कविता उन्होंने सुनाई थी अन्य कविताओं के साथ। तो मैंने इसी कविता पर टिप्पणी की कि मैंने कहा कि ये कविता एक दार्शनिक और एक भाव तरल तथा एक सतर्क राजनीतिज्ञ की कलात्मक टिप्पणी है। वो मुस्कुराए, बोले थोड़ा और स्पष्ट करो। मैंने कहा एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से व्यक्ति को स्वप्न दृष्टा होना चाहिए, भविष्य कैसा हो, देश कैसा हो, उसके सामने क्या स्थिति हो, दूरदर्शी होना चाहिए। दूरदर्शी आप हैं, आपकी कविता गवाही देती है, और भावतरल हैं आप, इसलिए हर 25 दिसंबर को आत्मचिंतन करते हैं। आत्मजीवन, ये जो जीवन का जन्मदिन है वो आत्मचिंतन का पर्व भी है, तो ये भाव तरलता को प्रकट करता है। लेकिन हथेली की रेखाओं को न पढ़ पाना, ये एक समर्थ राजनीतिज्ञ की कलात्मक टिप्पणी इसलिए है कि हुजूर हथेली की रेखाएं तो वही हैं ना जो आपके आसपास हैं, जो सुबह से शाम तक आपको घेरे रहते हैं, जो ऐसे हैं जिनसे आप दूर हो नहीं सकते और जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता। अटल जी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, बस प्रेम पूर्ण मुद्रा में मेरी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। तभी तक एक कोई सज्जन आ गए और उन्हें बुला ले गए। ये मुलाकात समाप्त हुई। तो इस मुलाकात में अटल जी की कविता मैंने सुनी, मेरी कविता पर उन्होंने टिप्पणी दी, उनकी कविता पर मैंने टिप्पणी दी, और मेरे चित्त में जो अटल जी का व्यक्तित्व बना, जो एक छाप बनी, वो एक ऐसे राजनेता की छाप थी जिसके भीतर कविता का एक ऐसा आकाश था, या यूं कहें अगर कविता की भाषा में कहें कि वह राजनीति के क्षितिज पर कविता के उभरते हुए सूरज की पदचाप थी। अटल जी के साथ मेरी वो मुलाकात जैसे साधना के पथ पर संचरण करने वाले व्यक्ति की उस व्यक्ति से मुलाकात थी
जो जीवन में सफलता के सिंहासन पर बैठ कर के भी पथ के कांटों को नहीं भूला है, जिसके माथे पर पसीने की रेखाएं हैं और जो ललाट पर लगे हुए तिलक के साथ साथ उस धूल के प्रति भी सावधान है जो उसके पांव से लिपटी हुई है। ये इस अवसर की मेरी याद है। स्वाभाविक रूप से क्योंकि मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ तो ये उचित होगा और शायद अवसर के अनुरूप होगा कि मैं वो कविता भी सुना दूँ आपको जो अटल जी के सामने मैंने पढ़ी थी और जिसमें एक कवि व्यक्तित्व का ही नहीं, मेरा ही नहीं, एक समग्र कवि व्यक्तित्व का परिचय है। अटल जी एक राजनीतिज्ञ और कवि थे। मेरे जीवन में सिर्फ कविता की तरलता जुड़ी है, लेकिन हाँ, एक कवि का स्वाभिमान भी है। तो उसको मैं अपनी हस्ताक्षर कविता कहा करता था और चूँकि पहली बार दिल्ली गया था, राजधानी में पहली बार प्रस्तुत हो रहा था, तो मैंने उस कविता को पढ़ा था। वही कविता आपके सामने भी पढ़ता हूँ। वो कविता और चंद अशार। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। इस पर मुस्कुराए थे सारे के सारे मित्र। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। आंसू नहीं छलकने देंगे ऐसी कसम उठा रखी है। आंसू नहीं छलकने देंगे ऐसी कसम उठा रखी है। होठ नहीं दबे दांतों से, हमने चीख दबा रखी है। माथे पर पत्थर सहते हैं, छाती पर खंजर सहते हैं, पर कहते पूनम पूनम को मावस कहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। छोटे से गीत की महत्वपूर्ण दूसरे छंद की पंक्तियां हैं। हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्कानी। हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्काने। फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ कहते हैं। फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ कहते हैं, पर मुखिया की ड्योढ़ी पे जाकर आदाब नहीं कहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। और अंतिम रचना है, अंतिम पंक्तियां हैं इस रचना की। हम स्वर हैं झोपड़ पट्टी के, रंग महल के फाग नहीं हैं। हम स्वर हैं झोपड़ पट्टी के, रंग महल के फाग नहीं हैं। आत्मकथा बागी लपटों की, गंधर्वों के राग नहीं हैं। हम चराग हैं, रात रात भर दुनिया की खातिर दहते हैं। अपनी तैराकी उल्टी है, धारा में मुर्दे बहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। तालियों की वो जो राजधानी की गड़गड़ाहट है, उसके बीच में मैंने कुछ अशार सुनाए थे। उन्हीं कुछ अशार के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते। और फिर एक टिप्पणी मैंने की थी कि ये भारतीय राजनीति का शाश्वत चरित्र है। अगली पंक्तियों में सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। जिसे देखा वही बेताब दिखा बुर्ज बनने को, नगर में नींव के पत्थर कहीं पाए नहीं जाते। जिसे देखा वही बेताब दिखा बुर्ज बनने को, नगर में नींव के पत्थर कहीं पाए नहीं जाते। ज़रूरत परवरिश की है बगीचे के गुलाबों को, विजन वन में खड़े वटवृक्ष सिंचवाए नहीं जाते। ज़रूरत परवरिश की है बगीचे के गुलाबों को, विजन वन में खड़े वटवृक्ष सिंचवाए नहीं जाते। और हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गज़लें, हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गज़लें। भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। ये जो गज़ल है, कविता है, ये एक कविता के प्रति समर्पित साधनाशील व्यक्तित्व के लिए क्या है, ये कहते हुए अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा।
मैंने लिखा, तुम्हारी लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। एक मुद्दत से तिमिर की सख्त मुट्ठी में रोशनी की कंज कलिका की कलाई है। एक मुद्दत से तिमिर की सख्त मुट्ठी में रोशनी की कंज कलिका की कलाई है। लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। धन्यवाद।